नमस्ते, मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ में। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, उसमें हमने कर लिए थे पोर्तुगीज़ कि पोर्तुगीज़ के बारे में जितनी भी डिटेल में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको करवाया था कि कैसे कैसे पोर्तुगीज़ इंडिया आए, सी रूट्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी सेटलमेंट्स होती है इंडिया में और फिर धीरे धीरे उनका डिक्लाइन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आज जो बात हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं डच लोगों के बारे में, यानी कि डच लोगों का क्या मोटिव था इंडिया आने का और ब्रिटिश पीपल जो थे उनका क्या मोटो था। लेकिन ब्रिटिश पीपल का एजेंडा जो था वो टोटली डिफरेंट था इंडिया आने का, और जो पोर्तुगीज़ थे वो डिफरेंट मोटो से इंडिया आए थे। बट जो डच थे ये टोटली डिफरेंट थे, ये थोड़े एग्रेसिव नेचर के थे और इनका स्टार्टिंग से ही एजेंडा डिफरेंट था। वो क्या एजेंडा था वो हम देखते हैं कि इनका पर्पस क्या था इंडिया में आने का। तो डच जो थे, जो फर्स्ट टाइम आए थे, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। ठीक है, ये जो कॉर्नेलिस डी हॉटमैन थे ये फर्स्ट डचमैन थे जो सुमात्रा और वेंटम में आए थे 1596 में। ठीक है, जो कि कहाँ है, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डच रीच किए थे इंडोनेशिया 1596 में। अब 1602 में जो नीदरलैंड्स में क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेडिंग कंपनीज थी। ठीक है, वो उन ट्रेडिंग कंपनीज को मर्ज कर दिया जाता है और एक कंपनी बनाई जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक, अब ये कंपनी कब बनी, 1602 में, जो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए कि फर्स्ट जो कॉर्नेलिस डी हॉटमैन थे वो इंडोनेशिया पहुंचे थे 1596 में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में बोला गया कि नीदरलैंड्स में बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेडिंग कंपनीज को मर्ज कर दिया गया और एक कंपनी बनाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, 1602 में। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी नीदरलैंड्स में, इस कंपनी को, ये तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ इसको कुछ पावर्स दी गई और वो पावर्स थी, ये वार में पार्टिसिपेट कर सकती थी, किसी भी वॉर में ये ट्रीटीज साइन कर सकती थी और किसी भी टेरिटरी को ऑक्युपाई कर सकती थी, ठीक है, अपने अंडर ले सकती थी और फोर्ट भी बना सकती थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब मतलब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि डच लोग जो थे उनका स्टार्टिंग से ही मोटो सिर्फ ट्रेड नहीं था। ठीक है, उनका अपनी सेटलमेंट्स को इंक्रीज़ करना स्टार्टिंग से ही उनका मोटो ये था। जबकि ब्रिटिश जो थे और पोर्तुगीज़ जो थे उनका स्टार्टिंग में जो पर्पस था वो सिर्फ ट्रेड करना था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बनाना स्टार्ट की। अगर स्टार्टिंग से ही डच जो थे वो एग्रेसिव नेचर के नहीं होते तो शायद इनकी ज़्यादा सेटलमेंट्स हो पाती इंडिया में। ठीक है, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाए इंडिया में। अब इन्होंने इंडिया में आते ही फर्स्ट फैक्ट्री बनाते हैं। जब ये इंडिया पहुंचते हैं तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम जो है वो आंध्रा में है और ये फैक्ट्री बनती है 1605 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डच लोगों की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ बनाई गई, इंडिया में, मसूलीपट्टनम में, और ये आंध्रा में पड़ता है और 1605 में ये फैक्ट्री बनी थी। अब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एक नागापट्टनम जगह है और ये जो एरिया है ये मद्रास में पड़ता है और आज के टाइम में मद्रास जो है वो चेन्नई है। तो ये नागापट्टनम जो थी प्लेस, वो उसको पोर्तुगीज़ से वो क्या करते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं पोर्तुगीज से नागापट्टनम को, और फिर धीरे धीरे साउथ इंडिया में उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कुछ एरियाज हैं जो ऑक्युपाई किए गए डच लोगों ने और इनको ऑक्युपाई किया गया किससे, पोर्तुगीज से। ठीक है, तो अभी इसको तो आपको एज इट इज़ ही लर्न करना पड़ेगा। जैसे सूरत जो था उसको ऑक्युपाई किया था डच लोगों ने 1616 में और बिमलीपट्टनम को किया था 1641 में, कराईकल को किया था 1645 में, चिंचुसुरा को किया था 1653 में,
पुलिकट को किया था 1610 में, कोचीन को किया था 1663 में। ठीक है, तो ये आपको टर्म्स जो है एज इट इज़ याद रखना पड़ेंगी एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं कि जो इनकी फर्स्ट कैपिटल थी, फर्स्ट हेडक्वार्टर था, वो कहाँ पे था। तो डच लोगों का जो फर्स्ट हेडक्वार्टर बना था वो बना था पुलिकट में, और सेकंड बनाया गया चेंज करके नागापट्टनम। ठीक है, या तो आप इसको नागापट्टनम बोल सकते हैं, नागापट्टनम भी बोल सकते हैं। अब जो डच लोग थे वो बेसिकली जो थे, अब आप चाहे डच बोलो, चाहे नीदरलैंड्स बोलो, चाहे हॉलैंड बोलो, ठीक है, हॉलैंड भी नीदरलैंड्स को ही बोला जाता है, और डच जो लोग थे वो नीदरलैंड्स। तो हमने बात की कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स जो इंडिया आती है और धीरे धीरे अपनी सेटलमेंट्स करना स्टार्ट कर देती है इंडिया में। अब डच और एंग्लो यानी कि ब्रिटिश पीपल जो थे, उनकी जो आपस में टर्म्स थे वो अच्छे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी एक राइवलरी स्टार्ट होती है। तो अब हम देखेंगे कि वो राइवलरी क्यों स्टार्ट होती है डच लोगों और ब्रिटिश पीपल के बीच में। ठीक है, तो एम्बायना एक प्लेस है इंडोनेशिया में। ये प्लेस कैप्चर किया गया था पोर्तुगीज से 1605 में। एम्बोयना जो प्लेस है इंडोनेशिया में, उसको पोर्तुगीज से कैप्चर किया था डच लोगों ने 1605 में, और इसी प्लेस में 1623 में डच लोग क्या करते हैं, 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज का मर्डर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब 10 इंग्लिशमैन का मर्डर कर दिया जाता है तो डच लोग जो थे उनके साथ ब्रिटिश लोगों की जो राइवलरी थी वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है। ठीक, 2 यूरोपियन कंपनीज थी, ब्रिटिश कंपनीज और डच कंपनीज, उनके बीच में एक राइवलरी स्टार्ट हो जाती है इस इंसिडेंस के बाद। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वॉर होने के बाद, इनके बीच में टर्म्स ख़राब होने के बाद, लास्ट में ये दोनों कंपनीज जो हैं वो एक कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, ब्रिटिश कंपनी और डच कंपनी, और ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है 1667 में। अब इस कॉम्प्रोमाइज़ में बेसिकली होता क्या है, ब्रिटिश एग्रीड टू विड्रू फ्रॉम इंडोनेशिया, डच रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड इन इंडोनेशिया। अब क्या होता है, इस कंप्रोमाइज़ में ब्रिटिश जो हैं वो एग्री हो जाते हैं कि वो उनका जितना भी वो क्लेम करते थे इंडोनेशिया में, जितनी भी उनकी टेरिटरीज थी, उनको वो छोड़ देंगे, विड्रू कर लेंगे वहाँ से, और डच बोलते हैं कि वो इंडिया से विड्रू कर लेंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे इंडोनेशिया के ट्रेड पे, यानी कि वो कन्फाइंड हो जाते हैं, और डच जो थे वो इंडोनेशिया में सीमित हो जाते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से, और इंडिया की अपनी टेरिटरीज़ को छोड़ देते हैं, जबकि ब्रिटिश जो थे वो इंडोनेशिया को से विड्रू करके अपना फोकस इंडिया में रखते हैं। ठीक है, अब ट्रेड जो करते थे डच लोग, वो ट्रेड करते थे सिल्क, स्पाइस, राइस एंड ओपियम का। तो ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा वो किस चीज़ का ट्रेड करते थे, कि कैसे कैसे ब्रिटिश और डच में एक राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अमोइना प्लेस में जब मर्डर किया जाता है डच लोगों के द्वारा 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज़ का, फिर उनका एक कंप्रोमाइज़ होता है। उस कंप्रोमाइज़ में क्या होता है कि जो डच लोग थे वो कन्फाइंड हो जाते हैं इंडोनेशिया की तरफ, और वो अपना क्लेम छोड़ देते हैं इंडिया में, और ब्रिटिश लोग जो थे वो अपना क्लेम छोड़ देते हैं इंडोनेशिया में और इंडिया तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी राइवलरी स्टार्ट रहती है। अब उसके पीछे का हम रीज़न देख लेते हैं, और जिस वजह से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है डच लोगों का, यानी कि ये ज़्यादा टाइम तक जो थे वो टिक नहीं पाते इंडिया में। तो अगर इनका एजेंडा मोटो डिफरेंट होता तो शायद इनकी सेटलमेंट्स जो थी इंडिया में वो बहुत ज़्यादा होती। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुआ डच लोगों का होना। तो मतलब क्या होता है कि 3 शिप्स जो थी इंग्लिश लोगों की बे ऑफ बंगाल में, उसको कैप्चर कर लिया जाता है डच लोगों के द्वारा।
वे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पे 3 शिप्स को, इंग्लिश शिप्स को कैप्चर कर लिया जाता है डच लोगों के द्वारा। और फिर इसके बैकग्राउंड में स्टार्ट होती है एंग्लो डच वॉर 1672 और 1674 में, ठीक है। तो इस वॉर के बाद जैसे ये शिप्स कैप्चर कर ली जाती है बैकग्राउंड में साइड बाय साइड, तो इनकी जो टर्म्स थी वो और ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, इनकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर एक बार फिर से बैटल होती है, बैटल ऑफ चिनसुरा, ठीक है। अब ये बैटल ऑफ चिनसुरा जो है, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ विडेरा, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रखना पड़ेंगे, बैटल ऑफ विडेरा, बैटल ऑफ चिनसुरा, बैटल ऑफ हुगली, जो कि होती है 1759 में। बैटल ऑफ, क्योंकि ये हुगली रिवर पे होती है इसलिए इसको बैटल ऑफ हुगली भी बोला जाता है। तो 1759 में ये बैटल होती है और इस बैटल में डच लोग जो थे वो हार जाते हैं। तो फिर इनका जो एम्बिशंस थे इंडिया में सेटलमेंट करने के, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं इस बैटल के बाद, और वो कन्फाइंड हो जाते हैं इंडोनेशिया में। ये जो डच लोग थे ये कन्फाइंड हो जाते हैं इंडोनेशिया में, और जो पोर्तुगीज़ थे वो कन्फाइंड हो जाते हैं दमन दीव और गोवा में। तो फिर अब ब्रिटिश लोग भी इंडिया पहुंच गए होते हैं, ठीक है। इस टाइम पे सब लोग जो थे, सब यूरोपियन लोग इंडिया पहुंच गए होते हैं, बट वो कन्फाइंड हो जाते हैं। जैसे इंडोनेशिया में चले गए डच, दमन दीव एंड गोवा में पोर्तुगीज़ सीमित रह गए, ठीक है। और साइड बाय साइड फ्रेंच भी पहुंच जाते हैं इंडिया में। अब फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के बीच में क्या क्या होता है, उनके बीच की टर्म्स कैसे ख़राब होती चली जाती हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों की राइवलरी कैसे कैसे स्टार्ट होती है। मेन राइवलरी डुप्लेक्स जो गवर्नर थे फ्रेंच, उसके टाइम पे स्टार्ट होती है। तो कार्नेटिक वॉर्स होती हैं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही डेन्स जो थे वो भी, डच के बाद डेन्स भी जो थे वो इंडिया पहुंच जाते हैं। जो डेन्स लोग थे उनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था इंडिया में। बट अगर एग्ज़ाम्स में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए डेन्स के बारे में, तो आपको कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए डेन्स का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ डेन्स का। अब डेन्स जो थे वो बेसिकली जर्मन थे, जर्मन ट्राइब के लोग, ठीक है। तो जर्मन जो लोग थे डेन्स, वो इंडिया आते हैं। उनकी एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में एस्टेब्लिश होती है से 1616 में, ठीक है। और बाद में ये क्या करते हैं, एक फैक्ट्री बनाते हैं ट्रैंकोवर में, जो तंजौर के पास है, ठीक है। अब ये जो ट्रैंकोवर है ये तमिलनाडु में है। तो ये फैक्ट्री ये बनाते हैं, और इनके जो हेडक्वार्टर थे वो थे श्री रामपुर। अब एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेन्स के फर्स्ट टाइम जो हेडक्वार्टर बनाए गए थे वो कहाँ बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे श्री रामपुर में, ठीक है। अब जो ये श्री रामपुर है ये है कलकत्ता में, ठीक है। अब इनका जो पर्पस था इंडिया में आने का वो बेसिकली ट्रेड नहीं था, मतलब मेन पर्पस जो था, मेन प्रायोरिटी जो थी उनका ट्रेड नहीं था। वो इंडिया आए थे मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट कैसे किया जाए, ठीक है। तो मिशनरीज एक्टिविटीज़ के लिए ये मेनली इंडिया आए थे। और फिर बाद में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते इंडिया में, तो 1845 में वो जो डेनिश फैक्ट्रीज थी वो बेच दी जाती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ इंडिया में नहीं किया। आपने सिर्फ याद रखना है कि ये मिशनरीज एक्टिविटीज़ के लिए आए थे, इनका हेडक्वार्टर याद रखना है, ये इन्होंने कब अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी, इनकी कंपनी कब इंडिया आई थी, बस ये इतना ही आपने डेन्स के बारे में याद रखना है। तो आज जो हमने कर लिया डच एंड डेन्स, तो डच ने भी कुछ ज़्यादा काम तो नहीं करवाए, ज़्यादा सेटलमेंट्स नहीं हो पाई उनकी इंडिया में, लेकिन जितनी भी हुई उनके आपको याद रखना है, और कब कब उन्होंने पोर्तुगीज़ से कौन कौन से एरिया को एक्वायर किया वो भी आपको याद रखना है। अब मेन जो काम किए हैं ब्रिटिश लोग, कैसे स्ट्रॉन्ग होते गए इंडिया में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ब्रिटिश और फ्रेंच की जो भी राइवलरीज हुई थी उनके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर आज का टॉपिक जो है हम यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।